नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेहा एसोसिएट में। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे। मैं आज उन सभी कमेंट्स का आंसर दूंगा, यानी कि जो भी आपकी क्वेरी थी आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी क्वेरी सोल्व हो जाए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी सोल्व नहीं होती है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट ईमेल डाल के भी हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक फ्रेंड्स का कमेंट्स आ रहा है कि LW में कंट्रीब्यूशन का पेमेंट बटन है जो शो नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर पेमेंट बटन है, पेमेंट बटन शो कब होता है? अगर आपके वर्कर 10 से नीचे हैं तो अपने कंट्रीब्यूशन आपने वहाँ पे ऑनलाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसको पे आपने डीडी द्वारा करना पड़ेगा, यानी कि आपने डीडी के थ्रू आपको उसको पे करना पड़ेगा। अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट था लेबर कमिश्नर फेयर में आपको डीडी बनवाना पड़ेगा और डीडी आपको वहाँ पे पंचकूला आपको सेंड करना पड़ेगा और उस डीडी की डिटेल आपको वो डीडी वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो आप उसकी जो पेमेंट डिटेल है, जिनकी जो आपने डीडी बनवाया था, वो डीडी आप अपने नियर वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि वेलफेयर ऑफिसर के पास वहाँ पे जाके दे सकते हैं और वो डिटेल उनको देने के बाद वो डिटेल को साइट पे अपडेट करवा देंगे, इनकी पेमेंट आपकी अपडेट हो जाएगी। एक फ्रेंड का कमेंट्स है कि आईडी पासवर्ड के रिलेटेड कि श्रम सुविधा के पोर्टल का जो आईडी है वो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो श्रम सुविधा के पोर्टल पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, शायद आईडी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हरियाणा में इन्वेस्ट हरियाणा की वेबसाइट है, उसकी आप आईडी चेंज नहीं कर सकते। श्रम सुविधा के पोर्टल की आप आईडी चेंज नहीं कर सकते, आप पासवर्ड उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड मिस हो चुका है, आईडी मिस हो चुकी है, तो आप उसको फॉरगेट आईडी और फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। दोनों ही फॉरगेट करने के बाद आपके जो भी क्वेरी है, कि आपका पासवर्ड मिस है तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा और आईडी है तो आपको आईडी मिल जाएगी। एक फ्रेंड्स का कमेंट्स है वेलफेयर फॉर्म के बारे में कि मैंने वेलफेयर फॉर्म अप्लाई किया था, वो नॉमिनी के शायद दिए, उन्होंने ये नहीं लिखा ये डेथ केस का फॉर्म है या क्या था, किस तरह का उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। वो कह रहे कि उनके नॉमिनी के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। अगर दोस्तों वेलफेयर बेनिफिशियरी बोर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी वेलफेयर का मेंबर है, कर्मचारी, अगर उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है या उसमें बहुत सारी स्कीमें हैं, उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको उस फॉर्म के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि फॉर्म आपको मैनुअल फिल करके और फॉर्म के पेज वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे और जिस भी स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्कीम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये एक प्रक्रिया चलेगी। आप उसके बाद आपने मैनेजमेंट के थ्रू, अगर आप खुद मैनेजमेंट है तो आपने अपने वेलफेयर की साइट से, इनकी हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की साइट से उसको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट चेक करके। अगर कोई क्वेरी तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट ओके हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। फिर वो वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर यानी कि वेलफेयर इंस्पेक्टर या वेलफेयर ऑफिसर उसको चेक करेगा और वेलफेयर ऑफिसर चेक करने के बाद उसमें अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें कमेंट डाल सकता है, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा, जो भी पैसा है वो उनको आ जाएगा। दोस्तों, एक फ्रेंड्स का कमेंट्स है, उन्होंने पूछा कि क्या लेबर लाइसेंस, यानी कि हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को हो या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी नेचर वर्क का हो, उसमें उस कंपनी में जब वो कंपनी अपनी आरसी में हमारी फर्म यानी कि जो भी काम करता है उसकी फर्म का नाम और नेचर ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉय डाल देती है, तो उसके बाद अगर 50 से कम एम्प्लॉय हैं तो आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेबर लाइसेंस। उसके अकॉर्डिंग लेबर लाइसेंस आप कैसे लेना पड़ेगा? उन्होंने पूछा कि क्या हम सोप एक्ट के बाद ही लेबर लाइसेंस ले सकते हैं? हाँ दोस्तों, आप सोप एक्ट के बाद ही अपना लेबर लाइसेंस ले सकते हैं, यानी कि जब तक आप अपना सोप एक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक वो कंपनी फॉर्म 5 पे अप्लाई कर देगी। वो फॉर्म 5 पे आपकी साइट पे आ भी जाएगा, आपके सामने शो भी हो जाएगा, लेकिन आप उसका लेबर लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले आपको सोप एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सोप एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपनी कंपनी का लेबर लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन विदाउट फर्म रजिस्ट्रेशन के, यानी कि हरियाणा में सोप एक्ट के बगैर आप उसका लाइसेंस नहीं ले सकते। आपने इन्वेस्ट हरियाणा की साइट पे उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको आपके सोप एक्ट को प्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हैं। एक दोस्त ने पार्टनरशिप फर्म के बारे में पूछा है, क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए हमें लेबर लाइसेंस कैसे लेंगे? दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, अगर आपको अपनी कंपनी का लेबर लाइसेंस लेना है, यानी कि जिस भी कंपनी में आपका कार्य चल रहा है उसका आप लेबर लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको सोप एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सोप एक्ट का रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद आप उसका लाइसेंस ले सकते हैं।
और इसमें इन्वेस्ट हरियाणा की साइट में आपको अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। शॉप एक्ट आपकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी फर्म की, शॉप एक्ट आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से लेबर लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बगैर आप कोई भी लेबर लाइसेंस नहीं ले सकते बगैर शॉप एक्ट के रजिस्ट्रेशन के। दोस्तों एक कॉमेंट्स आत्मनिर्भर स्कीम के बारे में है कि आत्मनिर्भर स्कीम का पैसा कब तक मिलेगा और क्या कंडीशन है। दोस्तों कंडीशन इसमें आपको सभी को पता लग ही चुकी होगी, क्योंकि अब इसका बेनिफिट आपको दिसंबर से मिलना स्टार्ट हो चुका है और उसके लिए आपको अपने मेंबर और एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपने अपनी कंपनी का सितंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन पे कर रखा है तो आपकी कंपनी एलिजिबल है उस स्कीम के लिए। अगर आपने किसी भी कर्मचारी का किसी भी मंथ का, चाहे वो डैमेज का हो, चाहे वो किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन का हो या किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने सितंबर 2020 का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने 15 दिसंबर के बाद में पे किया है या पे करेंगे तो आपकी स्कीम ये लुप्त हो जाएगी, यानी कि आपकी स्कीम बंद हो जाएगी, आपकी स्कीम डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आपका सितंबर का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप 15 दिसंबर के बाद पे ना करें। अगर उसका सितंबर का अगर आपका ड्यू है, यानी कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन को आप उसको एरियर में दे दें। और अगर आपका कोई डैमेज है, इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आप मैनुअली चालान में जाके आप सितंबर में उसको सबमिट ना करें। सितंबर की बजाय आप उसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किसी भी मंथ में डाल दें, लेकिन आप उसमें सितंबर में उसको जमा ना करें। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन सितंबर 20 का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन 15 दिसंबर के बाद पे करेंगे और आपको ARBY स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है तो आपकी स्कीम वहाँ से बंद हो जाएगी, आपको बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपके जितने भी कर्मचारी हैं ये जून 2021 तक आप उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जून 2021 के बाद उसमें कर्मचारी रजिस्टर्ड होने बंद हो जाएंगे, कोई भी कर्मचारी रजिस्टर्ड नहीं होगा। जितने भी कर्मचारी आपके हैं जून 2021 तक आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उन कर्मचारियों का बेनिफिट जून 2021 से लेके, अगर किसी ने भी आपने लास्ट मंथ में जून 2021 में जब उसको रजिस्टर करेंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 2 साल तक मिलता रहेगा। दोस्तों एक फ्रेंड्स का कॉमेंट्स है कि शर्मशुदा के पोर्टल पे EPF और ISA का रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद कितनी देर बाद अप्रूव होता है और इसका वेरिफिकेशन कब तक चलती है। दोस्तों जो पैन कार्ड वेरिफिकेशन है वो पैन कार्ड की वेरिफिकेशन 10 से 15 मिनट तक चलती है। इनकी अगर उनके सर्वर के अकॉर्डिंग होता है, अगर उनका सर्वर की स्पीड फास्ट है तो 5 मिनट में ही आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उसको आप लॉगिन करके आप अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट, यानी EPF का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और ESIC का सर्टिफिकेट आपकी मेल आईडी में जाएगा, जो आपने मेल आईडी वहाँ पे डाली हुई है वहाँ पे जाएगा। उस मेल आईडी के थ्रू आप अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपकी मेल आईडी में जाएंगे। उसमें प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रोसेस में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों एक फ्रेंड्स ने वेलफेयर स्कीम के बारे में पूछा कि साइकिल के बेनिफिट के लिए कौन सा अंडरटेकिंग और एफिडेविट लगता है। दोस्तों जब हम ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करते थे तो उसमें एक एफिडेविट देना पड़ता था, लेकिन अब इसमें एफिडेविट नहीं देना पड़ता है। ऑनलाइन स्कीम में आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें एक एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग होगा, वो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। अब इसमें आपको एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आधार कार्ड नंबर के अकॉर्डिंग आप उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं आप उसमें अपने साइकिल का बिल अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी उन्होंने और डॉक्यूमेंट मांगे हैं एफिडेविट में अगर कोई मांगते हैं तो आप उसमें अपने ESIC की TIC, जिसको हम ESIC कार्ड बोलते हैं, वो आपने अपलोड करनी पड़ेगी एफिडेविट की जगह। लेकिन ESIC कार्ड में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही होनी चाहिए जिस दिन से आप काम कर रहे हैं, यानी कि जो आपने डिटेल फॉर्म में फिल की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्म में फिल की है उससे कम की डेट ऑफ ज्वाइनिंग ESIC कार्ड में होगी तो वो आपकी स्कीम को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर तरीके से चेक करके वहाँ पे अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको इस स्कीम का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का आपके पास हमारी पहुँचती रहे।